हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 7th की हिस्ट्री की सीरीज। और सारे क्लासेस की वीडियोज़ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे हिस्ट्री के क्लास 7th के। आज हमारा पहला चैप्टर होगा। इसी तरीके से जितने भी चैप्टर हैं क्लास 7th की हिस्ट्री में, वो सारे यहाँ पे आप लोगों को एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को उसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप लोगों को क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की सभी विषयों की क्लासेस बिल्कुल फ्री में देखनी है, तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई भी यहाँ पे फ्री में वीडियो प्रोवाइड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री में सबसे पहले पहुंचती रहे। और अगर आज की वीडियो पढ़ने के बाद आप लोगों को लाभ मिलता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला अध्याय हमारा क्लास 7th हिस्ट्री का। आपकी बुक का नाम है हमारे अतीत भाग 2। उसका पहला अध्याय है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यहाँ पे इस चैप्टर में हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले हमारे जो इतिहासकार थे वो कैसे पड़ताल जाँच करते थे कि पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, और बाद में चल के कैसे हम उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक देखिए मानचित्र दिखाया गया है, मानचित्र 1। ठीक, यहाँ पे देखिए 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र की यहाँ पे समुद्र तक दिखाया गया है। ठीक है, भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे उर्दू में लिखी हुई हैं, आपको देखने को मिलेगा। 12वीं सदी में ये नक्शा बनाया गया था। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं हुई थी, तो कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी गलत दिखाई गई थी। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द मिलेगा आपको, मानचित्रकार। मानचित्रकार वो होता है जो मानचित्र बनाता है। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। 2 वाला मानचित्र भी नीचे दिखाता हूँ। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था, यानी 12वीं सदी में। यहाँ जो नक्शा दिखाया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा, यानी कि उसने पूरे नक्शे को बनाया था, दुनिया के पूरे बहुत बड़े बड़े नक्शे को बनाया था, उसमें से एक हिस्से को यहाँ पे दिखाया गया है। और भारतीय उपमहाद्वीप को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। मानचित्र 2 जो है वो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया है। 1720 ईस्वी में आप सभी को पता है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी उस समय से 1154 से थोड़ी सी डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उसमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पे है जहाँ पे आज आप उत्तर भारत को देखते हैं। अल इद्रिसी ने उस जगह पे दक्षिण भारत को दिखाया था और श्रीलंका उसके ऊपर दिखाया था। श्रीलंका आप सभी को पता है दक्षिण भारत के नीचे है, लेकिन उसने 1154 में जो अल इद्रिसी ने नक्शा बनाया था उसमें उत्तर भारत जो अभी है उस जगह पे दक्षिण भारत उसने लिख दिया था और उसके ऊपर हिस्से पे श्रीलंका को बना दिया था। ठीक है, जगहों के नाम अरबी में लिखे गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था 17वीं सदी में, 18वीं सदी में। मानचित्र 2 है 18वीं सदी के आरंभ में विलॉम द लिल्से के एटलस यहाँ पे नुओं के अनुसार यह उपमहाद्वीप दिखाया गया। इसमें भारत का देखिए यहाँ पे नक्शा दिखाया गया है। इसमें दक्षिण भारत जैसे है, श्रीलंका जहाँ पे, वो सारी चीज़ें वैसे ही दर्शाई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर क्या पड़ा, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र से के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इन नक्शों का इस्तेमाल करते थे, यानी जब वो यूरोप के यात्री भारत आते थे या फिर भारत की तरफ के एशिया की तरफ आते थे समुद्र के रास्ते से, तो इसी प्रकार के नक्शों का वो यूज करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्सों में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, अपने ख्याल में उसका क्या कारण होगा? यहाँ पे देखिए फिगर देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई हैं, लेकिन जो बारीकी आपका ये समुद्र तटीय एरिया का है वो बारीकी आप देख रहे हैं, अंदर के एरिया का उतना बारीक से चीज़ें नहीं बनाई गई हैं। ठीक है,
वो सारी चीज़ें यहाँ पे सही से दर्शाई नहीं गई हैं। गंगा नदी को देखिए यहाँ पे इस तरीके से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि वो लोग जो थे नागरिक थे फ्रांसीस, जो भी यूरोप के नागरिक आए, नक्शा बनाया इन्होंने, तो वो तटीय इलाकों में ज़्यादा आके, समुद्री रास्ते से आते थे तो तटीय इलाकों में ज़्यादा आए, वो अंदर के इलाकों में उतना ज़्यादा नहीं घूम पाए थे 1700 इस 18वीं शताब्दी तक, ठीक है, जितना अब इस समय आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अंदर की जो बारीकियाँ थी वो कम थी एज कंपेयर अगर वो समुद्री तटीय इलाकों के बारे में बात किया जाए। इतनी ही महत्वपूर्ण एक बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए यह सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यानी कि जो आप सभी को पता है इतिहासकार क्या यूज करते हैं, पहले की जो अभिलेख रहा करते थे उनको पढ़ते थे, नक्शों को ध्यान से वो वहाँ से सूचना इकट्ठा करते थे, तो उनकी पृष्ठभूमियाँ अलग अलग थी, इसलिए उनको यहाँ पे सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। नई और पुरानी शब्दावली, यानी कि नई शब्दावली क्या है, पुरानी शब्दावली से में क्या अंतर है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में लिखे रहते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। पहले अगर कोई हिंदी बोलता था और अब हिंदी बोलता है तो उसमें देखेंगे काफ़ी शब्द में बदलाव आ गया है और शब्दों के अर्थ में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। उसी तरीके से फारसी में भी पहले की जो फारसी भाषा थी मध्य युग की, अब आधुनिक फारसी भाषा से उसमें काफ़ी अंतर आ गया है। तो ये नहीं कह सकते कि भाषा से समान है तो चीज़ों का अर्थ भी समान होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के लिए लिया जाए तो हाँ, आज हम इसे आधुनिक राज्य यहाँ पे भारत के लिए जानते हैं कि भारत को ही हिंदुस्तान कहते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के में स्थित इलाकों से था। यानी उसने बस हिंदुस्तान जो पंजाब का था, हरियाणा का और गंगा यमुना के आसपास के जो क्षेत्र थे उसको हिंदुस्तान उसने कहा था। और अगर आज के समय हिंदुस्तान कहा जाए तो वो पूरे भारत को दर्शाता है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इन शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा यहाँ पे प्रयुक्त शब्द जो है हिंद के समान है वहाँ पे, ठीक है, जो बाबर के समय बाबर ने हिंदुस्तान कहा था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जाता रहा है, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल गए हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई शब्द याद आ रहा है तो। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारत का न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, चाहे वो उस देश का हो चाहे ना हो, अगर किसी गांव में आप गए हैं, उस गांव से अनजान है, कहीं बाहर से आए हुए हैं, बगल के ज़िले से आए हैं, बगल के स्टेट से आए हैं, राज्य से आए हैं, तो भी वो आपको विदेशी ही कहते थे। जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक व या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत, इतिहासकार कौन है और उनके स्रोत वो कहाँ से इकट्ठा करते हैं जानकारी।
इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक 1000 वर्ष देखेंगे। लगभग यहाँ पे 1050 वर्ष है, लेकिन 1000 वर्ष इसको कह सकते हैं लगभग। तो 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे, तभी चैप्टर का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसे ही चली आ रही थी। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि जो भवन निर्माण की जो कला होती है तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते थे। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई, यानी कि लिखित जो प्रमाण था उसके ऊपर ज़्यादा इन लोगों ने ध्यान दिया। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते थे। कागज़ का मूल्य यहाँ पे अब थोड़ा सा पढ़ लेते, फिर नीचे देखते हैं। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। तो कागज़ अधिक महंगा यहाँ पे कब महंगा था, आप बता सकते हैं? कब आसानी से उपलब्ध है? 13वीं शताब्दी में या फिर 14वीं में? तो जाहिर सी बात है 14वीं शताब्दी में कागज़ कम मूल्यवान हो गया, आसानी से मिलने लगा एज कंपेयर अगर उससे करें 13वीं शताब्दी से। ठीक है, धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ यानी जो आप गुहार करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था, यानी कि इम्पॉर्टेंट प्लेस पे रख देते थे जिससे उनको सुरक्षित रखा जा सके ज़्यादा दिन तक और आसानी से उसको जब भी वापस लेना है, पढ़ना है तो आसानी से वहाँ से प्राप्त किया जा सके। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। यानी कि कठिन इसलिए है कि वो किस भाषा में लिखी गई है, किस संदर्भ में लिखी गई, उसको समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए अभिलेखागार के बारे में बताया गया है। क्या है? ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों को रखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्राकृतिक यहाँ पे प्रतिकृति बनाते थे, यानी कि जो कॉपी कहते हैं। आजकल आप जाते हैं ना कि कॉपी करा लेते हैं दुकान से जाके, फ़ोटो कॉपी करा के चले आते हैं। तो उस समय तो फ़ोटो कॉपी के जो यंत्र थे वो थे नहीं, प्रिंटर नहीं था, तो उसको दोबारा लिखवाते थे वो लोग। अगर किसी लिखे हुए पांडुलिपि की कॉपी बनानी है तो उसको या तो किसी लिपिक से लिखवाते थे या फिर नकल नवीस के द्वारा उसको उस पांडुलिपि की कॉपी बनवा लेते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र से गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि वो क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसको समझना भी होता है आपको। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अपने ही अंदाज में उसको समझ के लिखना पड़ता है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए कुछ यहाँ पे छोटे मोटे अंतर आ ही जाते हैं, क्योंकि भाई जो वो शब्द लिखेगा पहले के इतिहासकार जो लिख के छोड़ के गए पांडुलिपियों में, जरूरी नहीं कि आप उसको पढ़ ही लें। जो चीज़ शब्द नहीं पढ़ पाएंगे उसको आप अपने अनुसार वहाँ पे लिख देंगे। चित्र 1 देखिए, एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार 10.5 सेंटीमीटर गुणे 7.1 सेंटीमीटर है। एक छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। मिनिएचर का नाम सुने, जो छोटा होता है काफ़ी। कि कभी कभी
इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए फारसी भाषा में शायद लिखा गया है, ये अरबी और फारसी में। चित्र 2 देखिए, यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। यहाँ पे नस्तलिखी लिपि यानी कि बाईं ओर जो ये वाला है में वर्ड जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। 6 लिपि दाईं ओर जो है अधिक सघन, यहाँ पे संक्षिप्त और कठिन है। ठीक है, देख लीजिए, ये थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसको। ये थोड़ा सा सघन है, इसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे भाई। कुछ अब अपने दोस्त की कॉपी से ही आप कॉपी करते हैं, नकल मारते हैं, अगर कोई चीज़ होमवर्क नोट करते हैं तो वो उसका जो शब्द लिखा समझ में नहीं आता आपको, वो अपने शब्दों में लिख लिए आप। लेकिन क्या हुआ इससे कि वो जो लिखा था उससे यहाँ पे अगर वो अंतर है तो दोनों में कॉपियों में अंतर आ जाएगा। उसी तरीके से जो पुराने इतिहासकार थे उन्होंने जो लिखा हुआ था, अभिलेख लिखे थे या पांडुलिपि थी, अगर उसमें से कोई शब्द नहीं पढ़ पाते आजकल के जो 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के इतिहासकार थे, तो वो उसको अपनी भाषा में लिख दिए, तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव आ जाते थे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ न कुछ यही होता था। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूल लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। यानी कि एक ही कॉपी से अगर आप सोचेंगे कि हम उसको समझ जाएं तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए इतिहासकार जो आजकल के हैं वो अगर कुछ लिखना चाहते हैं, लेख लिखना चाहते हैं, तो वो एक ही प्रतिलिपि की कई जो कॉपियाँ हैं, पुरानी नई, सबको समझने के बाद ही वो कुछ लिखना प्रारंभ करते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1771 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। आप भी कोई चीज़ लिखेंगे, आज कुछ लिख रहे हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद कुछ लिखेंगे अपनी जीवनी के बारे में ही, तो कुछ न कुछ वहाँ पे अंतर आप लिख देंगे। ठीक है, तो पहली बार जो लिखे थे और दूसरी बार लिखे थे, अगर दोनों कॉपी नहीं है किसी के पास, तो आपकी जीवनी को सही तरीके से समझ नहीं पाएगा। अब यहाँ पे देखिए नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, ठीक है, जो पानी को ऊपर नीचे ले जाता है गोला सा, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेयास्त्रों बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। जैसे अंग्रेज आए तो चाय वहाँ से बाहर से आया, कॉफ़ी बाहर से आया, तो पदार्थ तो आए ही बाहर से, साथ ही साथ उनके विचार भी तो भारत में आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों की यहाँ पे गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में देखिए रहट के बारे में मैंने बताया ना, जो पानी का चरखा टाइप का होता है, ये पानी को कुएं से ऊपर की तरफ ले आता है, यहाँ पे एक नाली टाइप का बना रहता है, पानी इसमें गिर जाता है, फिर पानी बाहर चला जाता है। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा
उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला था। 18वीं सदी से 14वीं सदी के बीच 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और यहाँ पे स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कौन करता था गुणगान? यहाँ पे देखिए ध्यान से, कवि और चारण। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अमोह और कायस्थ, मुख्य रूप से जो लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाले जाति है उसको कहते हैं कायस्थ, आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई होती रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा तेजी से और पूरे तौर पर हुआ, यानी कि वहाँ के पूरे पेड़ काट दिए गए और खेती की जमीन पूरी बना दी गई। पर्यावास में यहाँ पे परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, यानी कि जो आसपास के बाजार थे, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, यानी बिना किसी धन के काम करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, यानी जानवर पालते थे जो दूध देती थी उनको खाने के लिए, पीने के लिए, ये सारी चीज़ें। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि के कुछ काम करने लगे थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अब यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ते हैं, कुछ छोड़ते नहीं। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ में के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को दर्शाता है पर्यावास शब्द। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण है? आर्थिक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी तो हर समय आपके आसपास महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ से देखिए, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था, जो मुखिया होते थे गांव के। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी, यानी कि छोटा सा हिस्सा होता था किसी राज्य का। क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में देखिए। अब क्षेत्र क्या था और साम्राज्य। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3, मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत, अभी आगे जब पढ़ेंगे इस बुक में तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, यानी कि जो आपको अध्याय 2 में देखने को मिलेगा, में उसके एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, जिसको पहले गौड़ कहते थे, से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, यानी कि जिसको गज्जन तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान में गजनी है ना एक जगह, उस वहाँ तक फैला हुआ था। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, जिसको द्रविड़ भी कहा जाता है, भी आ जाता था। गौड़, आंध्र प्रदेश, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना में, यहाँ पे देखिए, सेना में के आगे पलायन कर जाते थे। अब यहाँ पे इस फिगर को देख लेते, फिर आगे पढ़ते हैं। मानचित्र 3 क्या दिखा रहा है? मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित
मसालिक अल अबसरफी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के यहाँ पे राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, पूरा इलाका दिखाया गया। यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी दिखाई गई है, ये आपका बंगाल का इलाका है, पूरा साउथ का इलाका है, अरब सागर है, पूरा पूरा इनका इलाका कह सकते हैं पूरे भारत पर था। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि शासक ऐसे दावे क्यों करते थे? शासक ऐसे दावे इसलिए करते थे कि जिससे भविष्य में जाके उनके प्रभाव को समझा जा सके। मेरे हिसाब से तो यही होता था। भाषा और क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, यहाँ पे द्वार समुद्री दक्षिण भारत में है जो दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मऊबारी तमिलनाडु में, गौड़ी यानी बंगाल में जो बंगाल का क्षेत्र है, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी जो कि आपके दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे यहाँ पे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और इस सूची उन भाषाओं के नामों को की बताइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उन्हें चारों ओर से घेर दीजिए। जैसे उत्तर भारत में अभी भी देखेंगे उत्तर प्रदेश के आसपास अवधी बोली जाती है। ठीक है, क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ साथ भाषाओं में क्या बदलाव आए हैं? अब देखिए यहाँ पे 17वीं शताब्दी में फिर चलते हैं। 7वीं शताब्दी में सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषाओं तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े हुए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी जो वंश आप सुनते होंगे, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढाल पर चला गया। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, यानी जो क्षेत्रीय रियासतें थी वो फिर से अपना सिर उठाने लगी। लेकिन वर्षों के जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की यहाँ पे प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे के समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृत तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपती थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी यहाँ पे विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पता लगाए कि क्या आपका राज्य भी कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा था, यदि रहा था तो कितने समय तक। आप राजस्थान के हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप मध्य प्रदेश के हैं, आप बंगाल के हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, आप गुजरात के हैं, किसी भी राज्य के हैं, तो आपके राज्य में किसी न किसी राजा का, किसी न किसी शासक का अधिकार जरूर रहा होगा। तो ये पता लगाइए कि उस राजा का अधिकार कब से कब तक था, कितने वर्षों तक था। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, यानी कि सिर्फ वो जरूरी नहीं कि सभी समाज किसी धर्म को माने।
व्यक्तियों के ऊपर आश्रित हो गई थी कि कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानने वाला, कोई दूसरे धर्म को, ठीक है। मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार यहाँ पे बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। क्या आपको संस्कृत ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणी याद है? अभी जो ऊपर बताया गया कि संस्कृत एक भाषा थी जो किसी क्षेत्र की नहीं थी, पूरे भारत की थी, जो सिर्फ ब्राह्मण को पता था, आम जनता को नहीं पता था। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया था। संरक्षक शब्द क्या है, मतलब इसका समझ लीजिए, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या फिर उसकी सहारा करता है, उसको क्या कहते हैं, संरक्षक। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस पर पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल यहाँ पे 7वीं सदी के में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं अभी भी। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वालों हर व्यक्ति को गले लगाना चाहता है। उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों को और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का यहाँ पे विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं यहाँ पे कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करिए। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों, वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना यहाँ पे परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाएगा। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। पहला था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम, तीसरा था ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। जो अंग्रेज ने बांटा था 19वीं सदी में, हिंदू काल, मुसलमान काल और ब्रिटिश काल, वो सिर्फ धर्म को दर्शाता है कि धर्म में परिवर्तन आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म के साथ साथ बहुत सी सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन भी आते थे जिसको इन लोगों ने छोड़ दिया था। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ा होगा कक्षा 6 का,
उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर में कृषिकर्मी, शहरों और गांवों में निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे कक्षा 7 में, उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की यहाँ पे कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगी। भारत के इतिहास का यहाँ पे इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक यहाँ पे इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, परिवर्तन बहुत हुए थे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनमें यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष जो पढ़े थे, आप कक्षा 6 की जो हमारी अतीत की आपकी बुक थी, उससे आप करिएगा कंपेयर कि आप वहाँ पे क्या चेंज देखे थे और इसमें क्या चेंज देख रहे हैं। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदलाव उस मध्यकालीन से अब समय में क्या परिवर्तन आया हुआ है। कल्पना करिए आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा। हमको जानने को मिलेगा कि ये सारी चीज़ें कैसे कैसे चेंज हुई। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर। क्वेश्चन आंसर आपको मैं अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप सभी को पता है, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुआ उसकी पड़ताल का मतलब क्या है, सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को समझ में आया है ये चैप्टर तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो मैं एक एक लाइन यहाँ पे पढ़ाता हूँ आप लोगों को, उसको मोटिवेट करिए। एक भी लाइन नहीं छोड़ता हूँ आप लोगों को, जहाँ पे आपको जो शब्द समझाना चाहिए वो सारे शब्द यहाँ पे समझाता हूँ मैं आप लोगों को। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे यहाँ पे लाइक बटन होगा। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आपको देखनी है, एनसीईआरटी की सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्राप्त करनी है, तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा कर रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।